फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अमीक्षा स्टडी सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है, हम रेलवे की PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने जियोग्राफी की 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। जिसमें पहला है आपका ब्रह्मांड और दूसरा है आपका सौरमंडल। ठीक है, आज हम जो है तीसरा लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, और वो पृथ्वी के संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अब हम पृथ्वी में भी आपको बता दें कि हम कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे बात करेंगे। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद इसकी जो भूपर्पटी पे और परत में जो भी तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व कितने परसेंट पाए जाते हैं, उस पर बात करेंगे। तीसरा टॉपिक होगा हम आधी अक्षांश और देशांतर पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल क्या है, देखिए एस्थेनोस्फीयर किसका भाग है। तो एस्थेनोस्फीयर जो होता है ना, इसी को दुर्बल मंडल भी कहते हैं। तो ये आपका मेंटल का भाग है। पृथ्वी की पपड़ी मतलब क्रस्ट, और मेंटल दोनों को मिला के पृथ्वी की पपड़ी मतलब क्रस्ट, पृथ्वी का कोर। तो इसका भाग नहीं है, मेंटल का भाग है। ठीक है, तो अभी देखिए ये रिसेंट में पूछा गया, 2022 में पूछा गया सवाल है। आइए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देते हैं कॉन्सेप्ट, फिर आपको आगे क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, देखिए जैसे ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये आपका क्या है, अर्थ है। अब इस अर्थ का ये कहीं पे सेंटर है, रेडियस है। ठीक है, इसको अगर हम एक केक की तरह ऐसे काट लें, ठीक है, तो आपको ये तरफ की परत आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हमने इसको यहाँ से काटा और हमने काट कर उसको यहाँ पे अलग कर दिया। अब इसको वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि 2 आधारों पर बांटा है। एक है रासायनिक संगठन के आधार पर और एक है भूकंपीय लहरों के आधार पर। तो रासायनिक संगठन के आधार पर उसको 3 पार्ट में बांटा गया, जिसको कहते हैं कि सियाल, सीमा और निफे। और भूकंपीय लहरों के आधार पर क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अब देखिए जो सियाल है ना, सियाल का मतलब क्या होता है कि जो पहली परत है उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो सियाल का मतलब है यहाँ पे क्या पाया जाएगा, आपका सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, सिलिकॉन, ठीक है, और मैग्नीज। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, निकिल और आपका आयरन या फिर लोहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 3 परत है आपकी क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट क्या है, ये जो सबसे ऊपरी परत होती है, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं पृथ्वी की। जो उसके बाद जो दूसरी परत होती है मेंटल। तो क्रस्ट जो होता है ना, करीब करीब आप मान के चलिएगा तो 30 किलोमीटर के रेंज तक होता है। महाद्वीपों में 5 किलोमीटर है, समुद्रों में 5 किलोमीटर है, महाद्वीपों में 30 किलोमीटर गहराई तक है। जो मेंटल है ना, ये आपका 200 से ले करके करीब 2900 तक है, किलोमीटर तक की गहराई तक है। और ये 2900 से ले करके करीब 6400 है, 6371 किलोमीटर तक ये क्या है, आपका कोर है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो रेडियस होता है पृथ्वी का वो कितना होता है, हमने आपको बताया था कितना होता था, 6400 किलोमीटर। तो हम एक साइड का इसका ले रहे हैं। अब आप समझिए कि जो मेंटल होता है ना, इसी मेंटल के बीच में इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक, इसके क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं ऊपरी मेंटल, है ना। ठीक है, तो देखिए ये जो ऊपरी मेंटल है ना, जो अपर लेयर है ऊपरी वाली जो है, ठीक है, और एक निचली, इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। तो जो ऊपरी मेंटल है इसी को बोलते हैं क्या, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसी को, एस्थेनोस्फीयर, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये जो एस्थेनोस्फीयर होता है ना, यही क्या होता है, मैग्मा या फिर ज्वालामुखी का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट हो गए। ये है आपका 2900, ये आप याद रखिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ये क्रस्ट में क्या पाया जाता है, सियाल, मेंटल में क्या पाया जाता है, सीमा, और कोर में निफे। ठीक है,
और एक चीज़ जान लीजिए, ये जो रेखा है ना, ये जो दोनों को अलग करती है, ठीक है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं पता है? इस रेखा को कहते हैं मोहो, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रस्ट और मेंटल को जो रेखा जोड़ती है क्या होता है? मोहो असंबद्धता, ठीक है, असंबद्धता। और इसको क्या बोलते हैं? आपका ये जो है इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो सियाल है ना, और ये जो सीमा है, इसमें भी याद रखिए सकते हैं आप कि यहाँ पे अम्लीय चट्टान पाई जाती है और सीमा में क्षारीय। क्यों? क्योंकि ये सिलिकॉन है, यहाँ पे एल्युमिनियम और सिलिका है, ठीक है। तो अब आप देख पाएंगे क्वेश्चन को, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वहाँ शुरू करते हैं। तो एस्थेनोस्फीयर किसका भाग है? तो आपको लगा किसका भाग है? ये मेंटल का भाग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे बढ़ते हुए। पृथ्वी की पपड़ी में ऑक्सीजन का भार लगभग कितना है? ठीक है ना। ये आपसे पूछ रहा है कि जो पपड़ी मतलब क्या है, हमने आपको बताया कि पपड़ी मतलब क्या है आपका क्रस्ट, ठीक है ना। तो क्रस्ट में क्या है, हमने आपको बताया क्रस्ट मेंटल कोर 36.6%, 16.6%, 19.6% एंड 46.6%। तो आपको पता है ऑक्सीजन जो है ना वो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये, ठीक है। करीब करीब आप देखेंगे ना तो ये पाया जाता है 46.8%, ठीक है। तो यहाँ पे नियरेस्ट में कौन है? 46.6% है, ठीक है। तो ये आप जो है पृथ्वी के जो क्रस्ट पे पाया जाता है ना, इसको आप चाहें तो याद कर लें, ठीक है। मैं एक आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पहला ये होता है कि क्रस्ट पे जो है ना, क्रस्ट पे जो भूपर्पटी है उस पर कितना मात्रा पाई जाती है। और एक होता है आपका समस्त पृथ्वी, जो पृथ्वी पूरी है ना आपकी कंप्लीट, उस पृथ्वी में कितना पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए क्रस्ट वाला आप याद कर लीजिए, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज हमने आपको बता दिया था, ठीक है, उसमें हम बात कर ही चुके हैं 46.8%, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कितना है 27.7%। उसके बाद आपका एल्यूमिनियम आता है जो कि 8.1%, और आपका लोहा है जो कि 5.0%। चार चार का याद करिए, यही आपसे बार बार पूछा जाता है। समस्त पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो कौन है? लोहा, ठीक है ना। क्रोड में हमने देखा था निकेल और आयरन। तो लोहा जो है ना वो अकेले 35% पाया जाता है समस्त पृथ्वी में। उसके बाद आपका ऑक्सीजन आता है 30%। उसके बाद आपका सिलिकॉन आता है जो कि 15%। और उसके बाद आपका मैग्नीशियम आता है जो कि कितना परसेंट है? सिर्फ 13%। तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिए, क्रस्ट पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, समस्त पृथ्वी पे लोहा, और ये आपको क्रम याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है? पृथ्वी की पपड़ी का मतलब यहाँ पे वही है क्रस्ट, ठीक है ना। तो क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में टाइटेनियम नहीं, बेरियम नहीं, एल्युमिनियम हो सकता है, मैग्नीज। तो हमने आपको दिखाया था ना अभी भी, क्रस्ट में कौन सा पाया जा रहा था, ये देखिए, ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम। तो ना ऑक्सीजन है ऑप्शन में, ना सिलिकॉन है, तो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम जो नियरेस्ट होगा वही हो जाएगा। इसलिए हमने आपको बोला था कि आप टॉप 4, ठीक है ना, को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? पृथ्वी की पपड़ी का आंतरिक भाग, पृथ्वी की पपड़ी का बाहरी भाग, ठीक है ना, और कोर और मेंटल। हमने बताया था ना आपको, ये याद है, ये हमने आपको एक केक की तरह काटा था पृथ्वी को, और यहाँ पे हमने बताया था कि ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है ना। 3 पार्ट में क्या था? ये आपका कोर है, ठीक है, ये सॉरी ये आपका क्या था? क्रस्ट था, ठीक है, ये आपका क्रस्ट था, ये आपका मेंटल था, ठीक, और ये आपका कोर था, या फिर क्रोड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्रस्ट में भी 2 पार्ट थे, मेंटल में भी 2 पार्ट होते हैं, और कोर में भी। मेंटल के ही ऊपरी पार्ट को हम क्या कहते थे? एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर ही क्या था आपका? मैग्मा के लिए जिम्मेदार था। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा आपका? मेंटल। कोर नहीं होगा और ये सब नहीं होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पृथ्वी के मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के मेंटल के ऊपरी भाग को अभी भी हमने आपको बताया क्या? एस्थेनोस्फीयर, यही कहते हैं, ठीक है ना। ये हमने आपको अभी भी बताया, ठीक है, इसके ऊपर भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं। बाकी आप देखिए लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ये वायुमंडल के जो
चारों परत हैं वो है। जब हम वायुमंडल पे बात करेंगे तो आपको हम बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की ऊपरी परत का अत्यंत चिपचिपा, यांत्रिक रूप से कमजोर और तन्य विकृत क्षेत्र है। ठीक है ना, तो ये एस्थेनोस्फीयर पूछ रहे कहाँ पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये एस्थेनोस्फीयर आपका क्रस्ट में नहीं पाया जाता, मेंटल में पाया जाता है, क्रस्ट और कोर में नहीं, कोर में नहीं। तो हमने इसको पढ़ लिया। देखिए कितनी बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपका एस्थेनोस्फीयर। ठीक है ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? क्रस्ट है, एटमॉस्फेयर है, कोर है, मेंटल है? नहीं, तो कौन सा है? क्रस्ट है। बार बार वही वाला एक हमने केक बनाया था, वो हमने काटा। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। ठीक है ना, तो ये है आपका क्या? क्रस्ट। ये 3-4 बार लिख लीजिए, मेंटल और ये कोर। क्रस्ट में क्या था याद है? सियाल। यहाँ पे क्या था? सीमा। यहाँ पे क्या था आपका? निफे। ये आपको याद रहना चाहिए, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो ये देखो यहाँ 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे सघन पदार्थ कौन सा है? ठीक है, तो सबसे सघन पदार्थ कौन सा है आप देखिएगा तो ऑस्मियम, प्लैटिनम, तांबा, स्टील। नहीं, ऑस्मियम है। ठीक है, याद रखना, सबसे सघन। सबसे सघन का मतलब होता है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, जिसका घनत्व क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो वो कौन सी धातु है? आपकी ऑस्मियम है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एस्थेनोस्फीयर की स्थिति को दर्शाता है? फिर से वही सवाल आ गया। कह रहा है कि वायुमंडल के नीचे पाया जाता है, कि स्थल मंडल के नीचे पाया जाता है, कि स्थल मंडल के ऊपर पाया जाता है, कि वायुमंडल के ऊपर। तो भैया ये कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के नीचे तो नहीं, ज़्यादा एग्जैक्ट कौन सा ही हुआ है? वायुमंडल के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं। हमें पता है ये किसका भाग था? एस्थेनोस्फीयर मेंटल का भाग था। ठीक है ना, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? स्थल मंडल के नीचे। ठीक है ना, ये हमने बार बार बताया ये चीज़ है। ठीक है, यही स्थल मंडल है और ये बीच वाले में पाया जाता है वो। ठीक है, यहाँ कहीं। चलो नेक्स्ट देखो। पृथ्वी की पपड़ी की संरचना में अभ्रक की अनुमानित मात्रा कितनी है? ठीक है, अभ्रक के बारे में पूछ रहा है आपसे कि वो कितना % अभ्रक पाया जाता है। तो कितना % पाया जाता है? देखिए 24%, 4%, 8%, 12% नहीं, ये करीब जो है ना आपका 4% पाया जाता है। ये 2021 में पूछा गया और एक फैक्चुअल सवाल है, फैक्ट है ये। ठीक है ना, इसको याद कर लेना। ये 4% आपका पाया जाता है। देखिए मैं सारे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, थोड़ी स्पीड में भी करा रहा हूँ क्योंकि आपको आपका टाइम ना वेस्ट हो। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आंसर आपको टाइमली अटेम्प्ट हो जाएँ। पृथ्वी की पपड़ी में पाया जाने वाला दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन है? देखो हमने बताया था ना, पृथ्वी की पपड़ी। पपड़ी मतलब क्या था भैया? क्रस्ट, पहला वाला। और क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जा रहा था? सबसे ज़्यादा पाया जा रहा था ऑक्सीजन। करीब कितना? 46%। राइट। ऑक्सीजन के बाद कौन सा दूसरा पाया जा रहा था सबसे ज़्यादा? तो दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जा रहा था आपका सिलिकॉन। राइट, सिलिकॉन कितना था? करीब 27%। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ऑक्सीजन तो पहला है, ये फर्स्ट पे है, सिलिकॉन आपका सेकंड पे है और यही आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है ना, थर्ड पे आपका कौन सा है? एल्यूमिनियम है कि नहीं? और आपके फोर्थ पे कौन सा है? ये हमने बोला था कि चारों का क्रम याद कर लीजिएगा, यही बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना कौन सा? O2 सबसे ज़्यादा, फिर आपका सिलिकॉन, फिर आपका एल्यूमिनियम और फिर आपका क्या? आयरन। ठीक है, तो ये आपसे बार बार पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सबसे अधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है? देखना, पूछ रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु। धातु का मतलब समझ रहे हो ना क्या है? मेटल। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट या तत्व तो नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि तत्व तो नहीं पूछ रहा है, ये धातु पूछ रहा है। हालांकि ऑप्शन में भी सारे धातु हैं, तो एल्यूमिनियम है ऑप्शन में, कैल्शियम है, लोहा है, सोडियम है। तो अभी अभी हमने जस्ट पीछे आपको बताया है कि ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम और फिर आपका क्या है? लोहा है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम सही हो जाएगा क्योंकि O2 क्या है? ये धातु नहीं है और ना ही सिलिकॉन धातु है, एल्यूमिनियम धातु है सिर्फ। ठीक है, और ऑप्शन में भी यही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पृथ्वी के अध्ययन को इस नाम से भी जाना जाता है? पारिस्थितिकी, जीव विज्ञान, नैतिकता, भूविज्ञान। तो भूविज्ञान ऑब्वियस सी बात है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातुएं कहाँ पाई जाती हैं? तो धातुएं जो मेटल है ना वो कहाँ पे पाया जाता है? आपके आंतरिक कोर में, पृथ्वी का मेंटल में, नदी के पानी में, पृथ्वी के पपड़ी में? नहीं, धातुएं भी मैंने बताया ना आपको,
कि वो पृथ्वी की पपड़ी में ही पाई जाती हैं, और उसमें मैक्सिमम क्या था जो है वो एल्युमिनियम। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? प्रचुर, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रचुर तत्व, प्रचुर धातु नहीं पूछा है। ये बार बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है, ध्यान से पढ़ना। तो प्रचुर तत्व कौन सा है? प्रचुर तत्व अगर आपसे पूछेगा वो, तो प्रचुर तत्व तो भैया क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद आपका सिलिकॉन था, सिलिकॉन के बाद आपका एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम के बाद आपका क्या था, लोहा था। बस ये 4 याद कर लो, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी समानांतर अक्षांश रेखाएं अपने स्थानों से सही ढंग से मेल नहीं खाती हैं? ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या है क्वेश्चन, अब आपके अक्षांश और देशांतर के सवाल यहाँ से शुरू हो गए, ठीक है। तो देखो, अक्षांश रेखाएं अपने स्थानों से सही ढंग से मेल नहीं खाती हैं। कर्क रेखा क्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है? अंटार्कटिका वृत्त क्या भूमध्य रेखा के दक्षिण में है? आर्कटिक वृत्त क्या भूमध्य रेखा के उत्तर में है? तो मकर रेखा क्या पूर्वी गोलार्ध में है? तो आप सबको पता है क्या? चलो अब इस चीज़ को समझते हैं। इसमें ये मान लिया हमने क्या है हमारा, ये हमारा मान लिया कि हमने ये क्या है हमारा, ये हमारा है पृथ्वी, ठीक है। अब आप देखिए, इसमें हमने क्या करा, ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है ना। और ये फिर ऊपर क्या है, ये एक 23.5 हमने बना दी, नीचे हमने क्या बना दी 23.5, ठीक है। ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है, ये होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका साउथ, ठीक। अब आप देखिए, ये 23.5 डिग्री है कहाँ पे, नॉर्थ में। ये 23.5 डिग्री है कहाँ पे, साउथ में। इस रेखा को बोलते हैं क्या पता है, इस रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके ऊपर वाली रेखा को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, ठीक। इसके नीचे वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। अब आप समझिए इस चीज़ को कि क्या है ये। और यहाँ पे 66.5 डिग्री रेखा, यहाँ पे भी 66.5 डिग्री रेखा। तो यहाँ पे जो 66.5 डिग्री रेखा है ना, इसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक, अंटार्कटिक। और ऊपर वाली को क्या बोलते हैं, आर्कटिक, ठीक। अब देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। कह रहा कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है क्या, देखो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अंटार्कटिक वृत्त क्या है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में है क्या, ये है भूमध्य रेखा। विषुवत को ही क्या बोलते हैं आप, भूमध्य। तो भूमध्य के दक्षिण में तो है ही ना अंटार्कटिक, तो ये भी आपकी क्या है, सही है। आर्कटिक वृत्त जो है ना, वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, पूछ रहा है। तो जो आर्कटिक वृत्त है ये ना, ये क्या है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, ये भी सही है, ये भी सही हो गया। अब क्या करें, मकर रेखा जो है ना, वो पूर्वी गोलार्ध में है, नहीं भैया, मकर रेखा जो है ना वो दक्षिणी गोलार्ध में है, साउथ में है, ठीक है ना। तो आपका ये वाला ही गलत हो जाएगा, बल्कि मकर रेखा कहाँ पे होगा, ये हो जाएगा आपका कहाँ पे, ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। ये आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए आपको थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर की हम जो है कुछ बेसिक बातें बता देते हैं, जिससे आपको आगे क्वेश्चन में आसानी होगी। तो ये आप देख रहे होगे ना, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है ना। एक में हमने आपको जो है अक्षांश और एक में आपको देशांतर के बारे में समझाने की कोशिश की है। जैसे देखो, ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ पे आप समझो ना, जैसे जो लाइन ऐसे अभी मैंने कहा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब क्या है, ये आपका वेस्ट साइड है, ये आपका ईस्ट साइड है। तो वेस्ट टू ईस्ट जो सीधी सीधी रेखाएं खींची गई हैं ना, वो सारी क्या है, अक्षांश। और जो आपके जो है ना, नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ रेखाएं खींची गई हैं, ये सारी आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, देशांतर, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए। अब देखिए क्या होता है कि इसके, ये तो आपका 0 डिग्री होता है, इसके ऊपर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसी में आपके बीच में हमने भी बताया आपको 23.5, यहाँ पे हमने आपको बताया क्या 66.5 है ना। तो ये आपकी अक्षांश है और ये आपके क्या है, देशांतर है। इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेज हैं जो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, अक्षांश जो रेखा है ना, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। हमने आपको समझाया कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, ठीक है। जबकि देशांतर क्या कर रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। ये अभी हमने आपको बता दिया कि ये उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। चलो नेक्स्ट देखो क्या कर रहा है, टोटल अक्षांशों की जो लाइनें हैं ना, वो कितनी है, 181 है। कैसे देखना, ये 0 डिग्री है, इसके नीचे ना ये 90 डिग्री तक ये 90 लाइनें हैं, सेम ऊपर भी 90 लाइनें हैं। तो 90 + 90 और +0 डिग्री वाली एक और
है ना। तो ये टोटल मिला के कितनी होगी 181। ऐसे देशांतर का देखोगे ना, देशांतर एक पॉइंट से निकल के पूरे गोले तक गई है, तो देशांतर की संख्या कितनी हो जाएगी पता है, ये 360 होगी। पूरे गोले पे एक तरफ पकड़ा और सारे यहाँ पे आपने खींच दिया, तो यहाँ पे ये टोटल कितनी होती है 360 होती हैं। ठीक है, अगला अंतर देखिए कहता है सबसे बड़ा अक्षांश जो है ना वो भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को विभाजित करता है। हमने बता ही दिया आपको, ये जो है भूमध्य रेखा है इक्वेटर, ये ऊपर और नीचे दोनों को क्या 2 पार्ट में बांटता है, और ये सबसे बड़ी रेखा होती है, इसको बृहद वृत्त भी कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे देशांतर जो होता है ना, प्रधान मध्यान्ह रेखा पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करता है। ये जो रेखा है ना, ये प्राइम मेरिडियन, ये इसको पश्चिमी और पूर्वी भागों में जो है विभाजित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वह समानांतर हैं और एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। तो अक्षांश रेखाएं हैं ना, ये एक दूसरे को ध्यान रखना कभी भी कट नहीं करती हैं। देखो समानांतर है, पैरेलल है, कभी कट नहीं करेंगे। जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं ना, ये सारी एक जगह पे आके समांतर नहीं है, यहाँ से चलेगी और फिर उल्टा आके ना वहाँ पे मिलेगी, सारी ये सेंटर है, यहाँ पे आके मिलती हैं सारी बिंदु। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से टर्म्स हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। कह रहा है कि देशांतर और अक्षांश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देशांतर कभी एक दूसरे को नहीं काटते, यही तो गलत है लोग। क्यों, क्योंकि देशांतर तो काट ही रहे हैं ना, वहाँ जाके मिल रहे थे। 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट एक ही देशांतर हो सकते हैं, सही है। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, बिल्कुल सही है। अक्षांश कभी एक दूसरे को नहीं काटते, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये देखो 2022 में भी ग्रुप डी का सवाल है ये। विषुव शब्द का तात्पर्य है, विषुव क्या है, विषुव मतलब वो जो विषुवत रेखा है ना, उसी के नाम पे उसको विषुव नाम पड़ा है। क्यों, क्योंकि क्या है, एक समानाकार, दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं, गर्मी और सर्दी बराबर अवधि के होते हैं, ऋतुएं बराबर अवधि की। तो होता क्या है ना कि जो पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी की जो विषुवत रेखा है, इस पर सूर्य की किरणें हमेशा क्या पड़ती हैं, वर्ष पर सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे दिन और रात की जो अवधि होती है ना, वो हमेशा बराबर होती है। ठीक है, कह रहे हैं कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसा है कि वर्ष में 4 बार नहीं, वर्ष में 1 बार, पूरा वर्ष में 2। देखो ये इसमें क्या होगा ना कि वर्ष में 2 बार सही होगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे आप समझिए, ये हमें मान लिया कि हमारी क्या है, ये हमारी एक पृथ्वी। ठीक है, अब पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी पे ये हमारा, हमने बताया था आपको कि ये हमारी 0 डिग्री विषुवत रेखा है, ये आपका 23.5 डिग्री, ठीक है ना, नॉर्थ मतलब कर्क रेखा है, ये आपकी 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा है। ये बात हो चुकी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है आपकी विषुवत, ये है आपकी कर्क और ये है आपकी मकर। ठीक है, अब आप इस चीज को समझिए। सूर्य की किरणें है ना जो, वो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे वर्ष में 1 बार सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं सीधी, देखो ये क्या है ना, 21 मार्च को, सबसे पहले 21 मार्च को यहाँ पे सूर्य की किरण पड़ी। अब सूर्य की किरण ऊपर की तरफ आगे बढ़ी, ठीक है ना, और करीब 21 जून, ठीक है ना, तब ये कर्क रेखा पहुंची और फिर ये कर्क रेखा से फिर ये वापस आई। तो यहाँ पे जब पहुंची तो करीब 23 सितंबर को दोबारा से इस पे चमकी सीधा, और फिर 23 सितंबर से इसने क्या किया, नीचे की तरफ रुख किया, और नीचे ये आपको 21 या 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकती है, और फिर यही क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि विषुवत रेखा पे ये वर्ष में 2 बार सीधा चमक रही है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे वर्ष में दिन रात बराबर होते हैं। और यहाँ जब ये 21 मार्च से 21 जून की तरफ है, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे उस समय जब सूर्य किरण है, यहाँ पे क्या होती है, गर्मी होती है और यहाँ पे सर्दी होती है। ऐसे ही जब 23 सितंबर से यहाँ की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ पे गर्मी होती है और यहाँ पे सर्दी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं।
जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो आप देखिए, अभी अभी हमने बताया ना विषुव के बारे में पूछ रहा था वो, और इस बार उन्होंने क्या किया, एक विषुव को ही एक्सप्लेन कर दिया और विषुव को ही पूछ लिया आपसे, तो सेम सवाल है। इसलिए कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन को रिपीट करके घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है। अगर आपको जीएस में अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया ना तो भी आपके रेलवे में क्या हो जाएगी, नैया पार हो जाएगी। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा विश्व पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी रेखा होगी आपकी? भूमध्य रेखा होगी, क्योंकि भैया यही रेखा है, ये गोल है, गोल में सबसे जो बीच में सेंटर से होकर गुजरेगी ना वही तो सबसे लंबी होगी, और बाकी तो छोटी होती जाएंगी, जैसे जैसे ऊपर होती जाएंगी छोटी हो जाएंगी, है कि नहीं? तो इसलिए कि सबसे लंबी रेखा जो होगी वो कौन सी होगी? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर। कह रहा है कि पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल से एक कोण पर झुकी है। ठीक है ना, वो किस कोण पर झुकी हुई है? अब देखो क्या है ना कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे करीब 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। कह रहा है कि उससे एक कोण पर झुकी हुई, तो इसका दूसरे अर्थों में कहने का मतलब ये है कि ये जो पृथ्वी का अक्ष है ना, पृथ्वी की कक्षा तल से वो पृथ्वी कक्षा तल से कितने कोण पर झुका? 66.5 डिग्री। ठीक है ना, तो अगर ये नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 66.5 डिग्री ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी सेम हो गया, तो ये आपका डिग्री सही हो जाएगा। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषुव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विषुव, विषुव मतलब ये हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं है, दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा आपको दिखेगा? तो हमने क्या बताया था कि विषुव जो होता है ना, तो विषुव के समय पे दिन और रात का जो अंतर होता है ना समय का, वो बिल्कुल समान होता है, कोई अंतर नहीं होता। ठीक है ना, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दिन और रात बराबर होने का मतलब है कि कोई भी ध्रुव जो है ना सूर्य की ओर झुका नहीं है जब विषुव का समय होता है तब। ठीक है, भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सी तारीख मानी जाती है? ठीक है, भारत में पूछ रहा है ये ध्यान रखना। तो भारत में सबसे छोटा दिन कब होगा आप बताइए? देखो अभी भी हमने समझाया था ना ऊपर, यहाँ पे देखिए, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ। ये तो सूर्य की किरणें जहाँ लंबवत होती है ना वहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। तो भारत में पूछ रहा है कि सबसे छोटा कब होगा, तो ये जून के समय में तो होगा नहीं क्योंकि इधर लंबवत है, तो सबसे बड़ा दिन होगा। यहाँ जब सबसे बड़ा दिन मकर संक्रांति में होगा 22 दिसंबर को, तो भारत में जो कि कर्क रेखा भारत को काटती है, तो यहाँ पे सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है ना, तो क्या 22 दिसंबर ऑप्शन में है क्या? आइए देख लेते हैं। ठीक है ना, तो 22 दिसंबर क्या है आपका ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये आपको, और सबसे बड़ा दिन कब होगा अगर पूछ ले तो वो आपको कब होगा? 22 जून को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वर्ष में विषुव कितनी बार आता है? हम लोग बात कर चुके हैं, रिपीट भी हो चुका 2 बार। ठीक है, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग बराबर रात और दिन को कहा जाता है। तो अब इस पर भी बात हो गई, विषुव। ठीक है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, हवाई ग्रहण कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा पर स्थित है? अब ये देखो, भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की आपको क्या याद करनी है, ये आप जब वर्ल्ड मैप देखेंगे ना, एक बार वर्ल्ड मैप आप देख लीजिएगा, और मैं भूमध्य रेखा पर स्थित देशों की ना एक ट्रिक जो है आपको बना करके इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा, आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगी। अभी यहाँ पे बात करें तो पोंटियानक, काहिरा, पोर्ट ब्लेयर, अदिश अबाबा। ठीक है, ऐसे सवालों को अक्सर क्या होता है, बहुत टफ सवाल माने जाते हैं। ये जो पोंटियानक है ना, ये सही ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या है ना, ये इंडोनेशिया जो कंट्री है उसका एक शहर है, और इंडोनेशिया जो कंट्री है ना वो आपकी भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ठीक है ना, चलो, कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा हम पहले ही बता चुके हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, है ना। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते थे? आर्कटिक वृत्त कहते थे, बात हो चुकी है, इस पर भी बता दिया ऊपर मैंने। और इसको नीचे वाले को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ठीक है ना, तो भैया एक कॉन्सेप्ट समझ लो और सारे आप क्वेश्चन करते जाओ, ये इस सीरीज की यही खास बात है। ठीक है ना, आप लोग व्यूज़ देखते रहिए, लोगों के साथ शेयर करते रहिए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के पहले हम आपके पूरे PIQ करा देंगे, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ। कौन सी देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको माना जाता है, इस पर भी बात हो चुकी है।
कि 180 डिग्री जो देशांतर रेखा थी प्राइम मीडियम, उसको क्या कहते थे? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से किस देश में एक से अधिक मानक मध्याह्न रेखाएं हैं? तो ऐसे कई सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे क्या है, एक से अधिक जो है मानक मध्याह्न रेखाएं हैं। अगर इस ऑप्शन में देखें तो यूएसए, भारत, जापान और अफगानिस्तान। तो यूएसए है। यूएसए को आप मैप में देखेंगे ना तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलास्का से लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, इसलिए वहाँ पे टाइम में डिफरेंस ना हो, एक से अधिक मध्याह्न रेखाएं मानी गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किससे गुजरेगी? ये तो बहुत ही आसान सवाल है ना, अभी भी बात हो गई 180 डिग्री ग्रीन से। ठीक है, यह वह मध्याह्न रेखा है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय किस पे आधारित है? 82.5 डिग्री, 82 और आधा डिग्री पूर्वी देशांतर, मतलब कहने का 82.5 डिग्री, ये याद रखना। ठीक है ना, भारत के ये 5 जो है राज्यों से गुजरती है, ये भी याद रखना। ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय जो है ना आपका, वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो हमें बताना है 82.5 डिग्री, हमने बताया ना आपको क्या है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो अगर आप निकालेंगे तो वो 5 घंटे करीब हमारा जो है मानक समय क्या है, आगे है। ठीक है, सिर्फ 5 घंटे, 5 घंटे नहीं है, सॉरी 5 घंटे 82.5 है तो 5 घंटे 30 मिनट है। ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट आपका, 5.5 घंटे हमारा टाइम आगे। ठीक है, तो आज के सारे क्वेश्चन आपके यहीं पे हो गए। ठीक है, अभी ये 5 राज्य हैं, तो ये 5 राज्य मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं भैया? पहला तो आपका अपना यूपी, ठीक है, दूसरा MP, तीसरा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, चौथा यूपी, MP, छत्तीसगढ़, चौथा कौन सा है आपका? उड़ीसा। ठीक है, और लास्ट में आपका कौन सा आ जाता है, छोटा सा एक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये आपके 5 याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट डे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना होता है। तो आज का सवाल यही है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है ना, भारतीय मानक समय रेखा वो किन राज्यों से गुजरती है? ठीक है, किन राज्यों से गुजरती है वो आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिखें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी किस किस की होगी? वो होगी आपकी चट्टान, ठीक है, ज्वालामुखी और भूकंप से संबंधित। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।